नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पीएम मोदी ने बीजेपी संगठन में बदलाव के दिए संकेत। पार्टी को युवाओं के मन के मुताबिक बदलना चाहते हैं पीएम मोदी। इलाहाबाद में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में की शिरकत। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी पर सीएम महबूबा ने दी गारंटी। कहा कराएंगे सुरक्षित वापसी और पुनर्वास। खीर भवानी मेले में कश्मीरी पंडितों का लगा जमावड़ा। राज्यसभा में हार से हर तरफ हाहाकार। कर्नाटक में जेडीएस ने अपने 8 विधायकों को पार्टी से किया निलंबित। हरियाणा की हार पर कांग्रेस ही जाएगी चुनाव आयोग। ओलंपिक के पहले साइना ने तोड़ी चाइना वॉल। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज चैंपियन बनी साइना। चाइना की सुन यू को हराकर साल का पहला खिताब किया अपने नाम। और दिल्ली में 5 बड़े निजी अस्पतालों पर 600 करोड़ रुपए का जुर्माना। गरीबों के मुफ्त इलाज करने से किया था इनकार। सरकार ने मुफ्त इलाज के शर्त पर दी थी रियायती जमीन। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक रविवार से शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता अमित शाह कर रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। संगम किनारे 2 दिनों तक होने वाली इस बैठक से पहले पीएम ने पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों संग होटल में बैठक की। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज वहां पहले से मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक के दौरान अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि समय के साथ संगठन में बदलाव जरूरी है और ये होना भी चाहिए। उन्होंने करीब 10 मिनट तक नेताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा बदलाव होते रहते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें हमेशा नए आइडिया पर विचार करते रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को खीर भवानी मेले के मौके पर एक बार फिर विस्थापित कश्मीरी पंडितों की सकुशल घर वापसी करवाने गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और हर संभव कोशिश कर रही है कि इससे पहले कश्मीर घाटी में खीर भवानी मंदिर में रविवार को हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने खीर भवानी मेले में शिरकत की। खीर भवानी मेला घाटी में कश्मीरी पंडितों का सबसे खास त्योहार है। यह कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन के बाद ये मेला विस्थापित पंडितों को एक दूसरे से मिलने का मौका देता है। यही कारण है कि अब इस सालाना मेले को मिलन का मेला भी कहा जाता है। राज्यसभा चुनाव में हार से आहत जेडीएस ने अपने 8 बागी विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। यही नहीं, सभी को पार्टी की ओर से भी नोटिस जारी किया गया है। जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी जमकर कोसा है। रविवार को विधायकों के निलंबन के बाद देवेगौड़ा ने कहा कि सभी 8 बागियों को पार्टी संविधान के तहत निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद लिया गया है। कांग्रेस को कोसते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि निश्चय ही चुनाव में जो कुछ हुआ उसके लिए कांग्रेस दोषी है और उसने 200% डर्टी पॉलिटिक्स किया है। हरियाणा में 2 सीटों के लिए शनिवार को हुए राज्यसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सोमवार को चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। राज्य में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार आर के आनंद को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी महासचिव बी के हरिप्रसाद ने कहा कि वे सोमवार को चुनाव आयोग में जाएंगे। चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री BS हुड्डा समेत अपने ही लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने के आरोपों के सवाल पर हरिप्रसाद ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। हरियाणा में 14 कांग्रेसी विधायकों के वोट अवैध घोषित किए गए, जिसे आनंद हार गए, अन्यथा उनके जीतने की संभावना थी। हुड्डा ने कहा कि कोई बड़ी साजिश रची गई है और सच सामने आना चाहिए। दिल्ली सरकार ने 5 निजी अस्पतालों को गरीबों का इलाज करने से इंकार करने पर 600 करोड़ रुपए का वांछित मुनाफा जमा करने का निर्देश दिया है। इन 5 अस्पतालों में फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट और मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शामिल है। इन अस्पतालों को गरीबों का इलाज करने की शर्त पर जमीन लीज पर आवंटित की गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने बताया कि मैक्स फोर्टिस, शांति मुकुंद, धर्मशिला और पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस शर्त पर 1960 और 1990 के बीच रियायती दरों पर जमीन दी गई थी कि वे गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे। इन अस्पतालों को 9 जुलाई तक जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर।
अमेरिका द्वारा भारत के एनएसजी क्लब में दाखिले के समर्थन के बाद चीन इस मामले में कड़ा रुख अपनाता दिख रहा है। रविवार को चीन ने कहा कि कौन सा देश परमाणु तकनीक से जुड़े सभी संवेदनशील पहलुओं का संचालन करने वाले इस समूह का हिस्सा बन सकता है और कौन सा नहीं। इस फैसले के लिए आम सहमति का बनना जरूरी है। चीन ने कहा इसके लिए और अधिक संवाद की जरूरत है। गौरतलब है कि 48 देशों वाले न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत के शामिल होने की अर्जी का चीन पक्का विरोधी बताया जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने इस मामले में भारत के साथ खड़े होने की बात कही है, लेकिन कूटनीतिज्ञों के मुताबिक न्यूजीलैंड, तुर्की, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया भी भारत के दाखिले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की महबूबा सरकार ने अपने पहले रुख से यू टर्न लेते हुए अलगाववादी हुर्रियत नेताओं को सैनिक कॉलोनी विरोधी सेमिनार की इजाजत दे दी है। महबूबा सरकार ने रविवार दोपहर नजरबंद अलगाववादी नेताओं को रिहा कर दिया। बता दें कि अलगाववादी नेता एसएस गिलानी, मीर वाइज, उमर फारूक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने घर में नजरबंद किया था। शनिवार को ही 2 सप्ताह की हिरासत के बाद रिहा किए गए यासीन मलिक को फिर से गिरफ्तार किया गया था। सैनिक कॉलोनी मुद्दे पर आयोजित होने वाले सेमिनार को देखते हुए पुलिस ने ये एहतियाती कदम उठाया था। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच तीखी झड़प हुई थी। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में सुभाष चंद्रा की जीत के बाद साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने दोबारा चुनाव की मांग की है। हुड्डा ने कहा, आर.के. आनंद को हटाने के लिए साजिश रची गई। हमारे विधायकों को उनके पेन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें वोटिंग की जगह पर बदल दिया गया। आर.के. आनंद को इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए। हरियाणा में शनिवार के होते हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 14 वोट रिजेक्ट हो गए थे। इसके चलते आनंद को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं जिन 12 विधायकों के वोट खारिज हुए वे हुड्डा समर्थक हैं। आनंद की हार के बाद सूत्रों का कहना है कि हुड्डा से इस संबंध में जवाब मांगा गया है। अमेरिका के फ्लोरिडा के गे नाइट क्लब में रविवार को एक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में 25 लोगों के घायल होने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग करने वाले हमलावर ने कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया है। बताया जा रहा है कि हमलावर ने अपनी कमर पर भी बम बांधा हुआ है। हमलावर ने कितने लोगों को बंधक बनाया हुआ है, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने नाइट क्लब को चारों ओर से घेर लिया है। पुलिस हमलावर को काबू करने की कोशिश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक ये वारदात शहर के गे नाइट क्लब पल्स क्लब में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने नाइट क्लब में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही वीडियो फुटेज में मौके पर घायल लोगों का उपचार करता दिखाया गया है। जयपुर के अमन बंसल ने करीब 2 लाख लोगों को पीछे छोड़ते हुए IIT JEE एडवांस 2016 में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर यमुनानगर के रहने वाले भावेश ढींगरा, जबकि तीसरा रैंक भी जयपुर के ही कुणाल गोयल ने हासिल किया है। लड़कियों में कोटा की रहने वाली रिया सिंह ने रैंक 1 हासिल किया है। हालांकि उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 133 रही है। इस परीक्षा में कुल 36,565 छात्रों ने क्वालिफाई किया है, जिनमें 4,570 लड़कियां हैं। ओबीसी कैटेगरी में विजयवाड़ा की रहने वाली दुग्गानी जीविथेश, SSC कैटेगरी में नवी मुंबई के चिन्मया वाले, जबकि ST कैटेगरी में आंध्र प्रदेश के पुनगानूर के चैतन्य नायक मुंडे अव्वल रहे हैं। गौरतलब है कि JEE एडवांस की परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए करीब 2 लाख छात्र छात्राओं ने JEE मेंस परीक्षा पास की थी। बिहार बोर्ड के टॉपर कांड के मुख्य आरोपी ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। शनिवार को पकड़ में आए बच्चा से पूछताछ के बाद SIT ने रविवार को बिहार बोर्ड के पूर्व चेयरमैन लालकेश्वर प्रसाद के 2 और करीबियों को हिरासत में लिया है। बच्चा राय से छात्रों, बिहार बोर्ड और लालकेश्वर से जुड़े 60 सवालों पर पूछताछ की जा रही है। SIT सूत्रों ने बताया कि बच्चा राय लालकेश्वर का करीबी था और वो सीधे लालकेश्वर के चैम्बर तक पहुंच जाता था। हालांकि पूछताछ में वह खुद को बेकसूर बता रहा है और सारे फर्जीवाड़े का ठीकरा लालकेश्वर प्रसाद के सिर पर फोड़ रहा है। बच्चों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। बिहार में टॉपर कांड का मुख्य आरोपी बच्चा राय शनिवार को पुलिस को चकमा देकर आत्मसमर्पण करने आया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की कई घटनाओं के मद्देनजर इस अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के साथ इस मामले को उठाए। बांग्लादेश में मानवाधिकार समूह और हिंदू नेता धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अधिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश के एक वरिष्ठ मंत्री का कहना है कि अल्पसंख्यकों पर हमले का मकसद धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी अवामी लीग सरकार के कामकाज को बाधित करना है। हिंदू आश्रम में काम करने वाले 60 वर्षीय नितिरंजन पांडे की बीते 10 जून को संदिग्ध इस्लामवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं पर हमलों के क्रम में हिंदू समुदाय से चौथे व्यक्ति को निशाना बनाया गया है।
कैराना में पलायन की खबर सुर्खियां बनी तो राजनीतिक दलों के लिए सियासी खाद का काम करने लगी। बीजेपी ने 9 सदस्यीय जांच समिति को कैराना कूच करने का आदेश जारी कर दिया। इससे पहले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने ऐसे करीब 340 परिवारों की सूची जारी की थी जो पिछले 2 सालों में कैराना से पलायन कर गए थे। उधर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कैराना में अपराधियों के बेखौफ होने पर समाजवादी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की शय पर यहाँ गुंडाई हो रही है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार में नवंबर 2 आजम खान कैराना पलायन पर चुप रहे, लेकिन बीजेपी सांसद हुकुम सिंह पर पलटवार किया। सपा के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे अमर सिंह ने कैराना पलायन को मामूली घटना बताई। उन्होंने कहा कि कश्मीर से इसकी तुलना करना गलत है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि चीन सबसे बड़ा उल्लंघन करने वाला देश है, क्योंकि वो अमेरिका में अपने सामान उड़ेल रहा है, बौद्धिक संपदा चुरा रहा है और अपने यहाँ कारोबार कर रही अमेरिकी कंपनियों पर भारी भरकम कर लगा रहा है। ट्रंप ने पीटर्सबर्ग में अपने समर्थकों से कहा, चीन सबसे बड़ा उल्लंघन करने वाला है। मैक्सिको चीन का छोटा स्वरूप है। उन्होंने कहा कि वो मुक्त व्यापार में विश्वास करते हैं, लेकिन इसे निष्पक्ष होना चाहिए। ट्रंप ने कहा, मैं नहीं चाहता कि चीन हमारे देश में इस्पात लाकर उड़ेले, और वे उड़ेल रहे हैं, वो बौद्धिक संपदा की चोरी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर वो राष्ट्रपति बनते तो चीन को नतीजे भुगतने होंगे। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने चीन की सुन यू को हराते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज 2016 का खिताब जीत लिया है। फाइनल में साइना ने सुन को 11 से 21, 21 से 14 और 21 से 19 से हराया। पहले सेट में इंडियन शटलर को 11 से 21 से हार मिली, लेकिन साइना ने जबरदस्त वापसी करते हुए दूसरा सेट 21 से 14 से जीता। इसके बाद तीसरा सेट 21 से 19 से जीत लिया। साइना के इस साल में ये पहला खिताब है। साइना ने दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। इससे पहले 2014 में भी उन्होंने ये खिताब जीता था। साइना सुन यू को पहले खेले गए 6 मुकाबलों में 5 बार हरा चुकी है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।